हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशल लवर्स। और आज मैं आपको एक यूट्यूबर के बारे में बताना चाहूँगी जिनका यूट्यूब चैनल का नेम आप लोगों को दिख रहा होगा। आप सब जानते हैं कि मेरी यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आ गई थी जिसे सॉल्व करने में मुझे लगभग 2 महीने लगे। मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प भी मांगी, लेकिन उनका रिप्लाई ही नहीं आया। फिर मुझे इनकी चैनल की वीडियोस को मैंने देखा और फिर मुझे इनकी कॉन्टैक्ट नंबर मिला। मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी यूट्यूब की जो प्रॉब्लम थी उन्हें सॉल्व किया, तो मैं इसके लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हो सकता है इन फ्यूचर आप भी कभी यूट्यूबर बने और आप लोगों को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का हो सकता है सामना करना पड़े। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इन द फ्यूचर अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या हो सकता है आप यूट्यूबर हों और आपको भी कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता ही है। यूट्यूब अगर आप चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, तो ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इन्होंने मेरी भी हेल्प की है। तो गाइस, हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत अच्छी यूट्यूब के बारे में जानकारी देते हैं। और आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, और ये आपकी हेल्प भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारा फैन फिक्शन शुरू करते हैं। कल मैंने एक न्यू फैन फिक्शन शेयर किया था, वाइट ओमेगा फॉक्स। कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, पर आप लोगों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, उस पर व्यूज़ बहुत कम थे। पर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही इस फैन फिक्शन को कंप्लीट करके एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। जिन लोगों को भी ये फैन फिक्शन पसंद नहीं आया तो इट्स ओके, आप लोग और न्यू कोई फैन फिक्शन सुन सकते हैं जब तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। और डोंट वरी एवरीवन, स्टोरी को वैसे ही कंप्लीट करूँगी जैसे मैंने इसे लिखा है। मैं इसमें चेंजेस नहीं करूँगी, ना ही मैंने इसे ज़्यादा लॉन्ग लिखा है और ना ही बहुत ही शॉर्ट लिखा है। और मैं इसे पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं अनवांटेड मैरिज फैन फिक्शन का एक एक्स्ट्रा चैप्टर शेयर करूँ। मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। मेरे घर में वेडिंग है तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। अगर मैं अब वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो फिर आप लोग बोलेंगे कि दी बहाना बना रहे हो आप बार बार। इसलिए मैं वीडियोस को अपलोड करना कंटिन्यू रखूँगी। कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बट मैं हैंडल कर लूँगी। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैन चेरेन ने जियांग फेंगमियान से वी यिंग को एज अ बाय किया था, न कि उन्होंने खुशी खुशी वी यिंग की शादी उनसे की थी। जियांग फेंगमियान ने मजबूर होकर वी यिंग की शादी जो है वो लैन चेरेन के छोटे नेफ्यू यानी कि लैन वांगजी से की थी। उन्हें वी यिंग की शादी लैन वांगजी से करवाते वक्त बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वी यिंग की सच्चाई को लैन चेरेन जान चुका था। और वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से लैन चेरेन ने वांगजी की शादी वी यिंग से करवाई है, और वी यिंग की आखिरकार ऐसी कौन सी सच्चाई है जो लैन चेरेन जान चुका है, और अंकल फेंगमैन इतने डर क्यों रहे हैं वी यिंग की सच्चाई को लेकर। वी यिंग और वांगजी की वेडिंग भी हो चुकी थी, और वेडिंग की फर्स्ट नाइट ही वांगजी ने विंग के साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव किया। वांगजी ने तो विंग का फेस तक नहीं देखा, और ना ही वी यिंग ने वांगजी का अच्छे से फेस देखा था। वांगजी विंग के साथ बहुत बुरी तरह से इंटीमेट हुआ और उसने विंग की बिल्कुल भी केयर नहीं की। वी यिंग इस वक्त सिर्फ 18 साल का ही हुआ है, उसे 18 साल का हुए सिर्फ 3 या 4 दिन हुए हैं। इसी वजह से वी यिंग को इतना पेन भी हो रहा था, और वांगजी ने विंग की बिल्कुल भी केयर नहीं की थी। मॉर्निंग को जब वी यिंग रेडी होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसकी पूरी बॉडी पेल कर रही थी, और वांगजी वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वांगजी ने देखा कि वी यिंग वॉशरूम से आ चुका है, वांगजी ने वी यिंग को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा, और वो उसके कान के पास आते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा, अगर कोई भी शिकायत की, तो देख लेना तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। वी यिंग वांगजी की इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था। वी यिंग ने कुछ नहीं कहा, चाहे उसकी बॉडी में कितना ही पेन क्यों ना हो रहा हो। इस वक्त वो सिर हिलाकर सारी बातें वांगजी की मान लेता है। वांगजी विंग को कसकर पकड़ता है और वो उसे रूम से बाहर ले जाता है। जब वांगजी विंग को लेकर हॉल के अंदर आया तो उसने देखा कि ऑलरेडी सारे मेंबर्स वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। वांगजी और विंग दोनों ने ही सबको बो किया। इसके बाद उन्हें अपनी जगह जाकर बैठने के लिए बोल दिया गया। वांगजी विंग के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ था और उनके सामने कुछ फूड रखा हुआ था। वांगजी अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सभी की ओर देख रहा था।
वे यिंग जब अपनी जगह बैठा हुआ था, उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, उसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। वे यिंग वहाँ से बस अब थोड़ी देर लेटना चाहता था खड़ा होकर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो इस तरह से उठकर यहाँ से नहीं जा सकता था। वे यिंग बहुत ही बुरी तरह पेन के अंदर वहाँ बैठा रहता है और अपने माउथ से एक भी शब्द नहीं निकालता। जियांग यान ली वे यिंग की ओर ही देख रही थी। वे यिंग के फेस पर अब वेल नहीं था और उसे विंग का फेस थोड़ा अलग लग रहा था। विंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे। यान ली विंग की ओर देखकर एक इशारा करती है, क्या वो ठीक है? विंग अपनी शिजी की ओर देखता है और वो अपने फेस को हाँ में हिलाता है, मतलब कि वो ठीक है, और अपनी शिजी की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो सब अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और वो लैन कबीले यानी कि गुसू जाने के लिए सब लोग रेडी हो चुके थे। वांग जी अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वेइंग अपनी शीजे यानली के साथ था। यानली वेइंग के फेस को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आशिन क्या हुआ? तुम मुझे कुछ अलग लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ बताओ मुझे आशिन, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वी जिंग बोला, शीजे मुझे माफ़ करना, मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या करेगा। मैं कुछ नहीं कर, आई एम सॉरी शीजे, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। वी यिंग अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर आता है और वो अपनी शीजे की ओर देखते हुए बोला, शीजे शीजे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ शीजे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यान ली विंग के फेस की ओर देखते हुए बोली, तुम सच बोल रहे हो ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है वी यिंग, जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो? वी यिंग अपनी शीजे को और भी टाइटली होल्ड करते हुए बोला कि नहीं शीजे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। यान ली वी यिंग की ओर देखते हुए बोली, अच्छा तो मेरा आशिन थक गया है? अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? वी यिंग अपनी शीजे की ओर देखता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। यान ली विंग के फेस की ओर देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है आशियन, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, ठीक है? अब इतना शर्माना बंद करो, चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। तो मैंने तुम्हारे सारे सामान को पैक कर दिया है, जो भी तुम्हें ज़रूरत का है और जो भी तुम्हें चाहिए, ठीक है? इसके बाद विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। अब हमें जियांग फेंगमैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे और बहुत ही परेशान लग रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी महारानी यू जियांग फेंगमैन के पास आती हैं और वो आकर उनकी आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करती है। जियांग फेंगमैन जैसे ही मैडम यू को देखते हैं, वो उन्हें टाइटली होल्ड कर लेते हैं और रोते हुए बोले, महारानी यू, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने वी यिंग के डैड से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसे कभी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे उसे लेने के लिए, इतने साल हो गए उस लड़ाई को, लेकिन अभी भी वो वापस नहीं आए। अगर वो कभी लौट आए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैंने उनके बेटे का ख्याल नहीं रखा, मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? आखिर मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने वीयिंग की शादी नहीं करवाई, मैंने उसे भेजा है। अगर ये बात वीयिंग को भी पता चली तो उसे कैसा लगेगा? मैं बहुत बुरा पिता हूँ, मैं कभी अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने विंग की लाइफ को बर्बाद कर दिया। महारानी यू जियांग फेंगमैन को टाइटली हग करते हुए बोली, महाराज, आपने जो किया वो अपने कबीले को बचाने के लिए किया और मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने जो किया वो आपने हमारे कबीले को बचाने के लिए किया है। आप बुरे पिता नहीं हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं। उस लड़ाई को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक हो सकता है लैन चेरन उस बात को न भूला हो और वो विंग को हर्ट करना चाहता हो। अगर हमने विंग की शादी उससे नहीं करवाई होती तो लैन चेरन अब तक हमारे कबीले को भी तबाह कर चुका होता। हमें नहीं पता कि उसने किस मकसद से विंग की शादी अपने बेटे से करवाई है। हम तो बस अब यही दुआ कर सकते हैं कि विंग के साथ कुछ गलत न हो। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर हम विंग की रक्षा करेंगे, भले ही इसके बदले हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम उसकी रक्षा करेंगे। हम समय पर वीजिंग को चेक करने के लिए वहाँ जाते रहेंगे। अगर हमें कुछ भी गलत लगा तो हम वीजिंग को वहाँ से ले आएंगे, उनसे अपनी जान देकर भी वीजिंग की रक्षा करेंगे और इस बार मैं भी आपका साथ दूंगी। महारानी यू जियांग फेंगम्यान से ये सब चीज़ें बोल रही थी। जियांग फेंगम्यान महारानी की यू की ओर देखते हुए बोले, महारानी, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। अगर उन्होंने वी यिंग को हर्ट किया तो फिर मुझे मजबूरन उनसे लड़ाई करनी होगी और वी यिंग को बचाकर वापस से उसकी दुनिया में भेजना होगा।
महारानी यू जियांग फेंगम्यान की ओर देखते हुए बोली, लेकिन हम उसे उसकी दुनिया में कैसे भेज सकते हैं? हमें तो अब पता भी नहीं है कि वी सेक्ट अब यहाँ पर अस्तित्व में है भी या नहीं। उन्होंने हमें कहा था कि वो वीइंग को लेने के लिए वापस आएंगे, लेकिन हमें नहीं पता अब वी सेक्ट है भी या नहीं, या फिर वी चांग से और कांग से सेरेन जिंदा भी है या नहीं। हमें नहीं पता है उनके बारे में, तो हम वीइंग को कैसे भेज सकते हैं? उन्होंने कहा था कि वो वीइंग को लेने के लिए वापस जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चियांग फेंगम्यान महारानी यू की ओर देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ। उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया था जिसे ज़रूरत पड़ने पर मुझे इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं करूँगा। महारानी यू इससे पहले कि जियांग फेंगम्यान से कुछ और बोल पाती, तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जियांग फेंगम्यान अपने आप को संभालते हैं, अपनी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें साफ करते हैं और वो डोर को जाकर ओपन कर देते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक सर्वेंट खड़ा हुआ था। वो सर्वेंट जियांग फेंगम्यान को वो करता है और उन्हें बताता है कि महाराज, लाइन सेक्ट के लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो हमें चलना चाहिए। इसके बाद जियांग फेंगम्यान उन्हें बोलता है कि ठीक है, हम अभी आते हैं। इसके बाद महारानी यू और जियांग फेंगम्यान दोनों ही अपने रूम से बाहर निकलते हैं और वो लोटस स्कॉप के गेट पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर लैन कबीले के लोग जाने के लिए तैयार थे। इसके बाद महारानी यू पीछे मुड़कर देखती हैं, तो वो अपने पीछे जियांग यानली को देखती हैं, जो कि वीइंग और जियांग चेंग को लेकर आ रही थी। जियांग यानली वीइंग और जियांग चेंग को उनके फादर और मदर के पास लेकर आती है। जियांग चेंग और वीइंग अपने फादर और मदर को वो करते हैं। इसके बाद वीइंग वहीं पर खड़ा रहता है और वो जियांग फेंगम्यान की ओर देखने लगता है। जियांग फेंगम्यान की आंखों में वीइंग को बहुत ही अलग सी चीज़ नज़र आती हो, मानो वो उससे माफ़ी मांग रही हो। ये देखकर वीइंग को बहुत बुरा लगता है। वीइंग चाहकर भी उन सब से कुछ नहीं कह पाता और वो अपने सिर को नीचे कर लेता है। इसके बाद लैन सिचेन और वांग जी दोनों ही वहाँ आते हैं। इसके बाद लैन चिरेन उन्हें चलने के लिए बोल देते हैं। वीइंग और वांग जी को अपनी बग्गियों में बिठा दिया जाता है। वीइंग बाहर की ओर देखने लगता है, क्योंकि इसके बाद वो ना जाने कब यहाँ आ पाएगा। वो अपने फैमिली को, अपने पूरे लोटस स्कोप को न जाने वो कब देख पाएगा। वीइंग की आंखें ये सब देखकर नम हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यही हाल जियांग चेंग का भी था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और वो भी बार बार लोटस स्कोप को देख रहा था और अपने फादर और मदर को देख रहा था, जो वहाँ पर गेट के पास अभी भी खड़े हुए थे और उन्हें जाते हुए वो देख रहा था। दोनों ही वीइंग और जियांग चेंग इसी तरह लोटस्कोप के गेट की ओर देखते रहते हैं, जब तक कि लोटस्कोप का गेट उनसे ओझल न हो गया हो। इसके बाद वीइंग वहीं अंदर आराम से बैठ जाता है। उसे बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वांगजी ने जो रात में उसके साथ किया, उसके बाद वीइंग की पूरी बॉडी पेन के अंदर थी। वीइंग चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता था। इसके बाद वीइंग वहीं पर लेट जाता है। कुछ घंटे इसी तरह सफ़र करने के बाद फाइनली वो गुसू पहुंच चुके थे। वीइंग को उस बग्गी से नीचे उतारा जाता है। इसके बाद कुछ सर्वेंट्स आती हैं, जो कि लैन कबीले की थी और गर्ल थी। वो जियांग चेंग और वीइंग को वहां से ले जाती है। उनके जाने के बाद गुरुजी लैन ने सिचेन और वांगजी की ओर देखा और कहा, 2 घंटे बाद आकर तुम दोनों मुझसे मिलो, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। इसके बाद गुरुजी लैन वहाँ से चले गए। वांगजी और जियांग चेंग ने अपने अंकल को बो किया और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां वीइंग को लेकर जाते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। वीइंग उन सब के पीछे चल रहा था और वो लड़कियां दोनों आगे थी। उन्होंने भी वाइट कपड़े पहने हुए थे और उनके फोरहेड पर भी वाइट रिबन था और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी कि वीइंग कितना लकी है, उसकी शादी लैन कबीले के दूसरे राजकुमार से हुई है। तभी दूसरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो लकी है, क्योंकि तुम नहीं जानती क्या हमारा सेकंड प्रिंस कैसा है। वो बिल्कुल कोल्ड फेस है, उसे देखकर तो कोई भी डर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत खुश होगा अपने इस शादी से। कोई पागल ही होगा जो इस कोल्ड फेस से शादी करेगा। तभी दूसरे ने कहा कि तुम भूल गई हो हमारे लैन कबीले के नियम क्या हैं, तुम ऐसे ही हमारे राजकुमार की बुराई कैसे कर सकती हो। तभी दूसरे ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ जो सच है, और हमारा राजकुमार कैसा है आप जानती हैं। तो वो दूसरी बोली कि हाँ मैं जानती हूँ, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चल रही थी और वीइंग उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो लड़कियां थोड़ी दूर जाकर रुक जाती हैं और वो वीइंग की ओर पीछे मुड़कर बोलती हैं कि
मैडम लैन, आप अंदर जा सकती हैं। अब इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें जिंक्शी में जाना अलाउड नहीं है। अब से सिर्फ आप ही वहाँ जा सकती हैं। हमारे राजकुमार के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता है। वे यिंग ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। वे यिंग उन्हें बो करता है और वो फिर वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। वे यिंग जाते हुए सभी ओर देख रहा था। वे यिंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़कियाँ वहाँ नहीं थी, वो विंग से काफ़ी दूर जा चुकी थी। इसके बाद वे यिंग आगे की ओर बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक घर बना हुआ था। वे यिंग उस घर की ओर ही देखने लगता है क्योंकि ये घर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। वे यिंग उस घर को बहुत ही अच्छे से देखता है और उसके बाद वो घर के दरवाजे को खोल देता है। वे यिंग अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स में थे। वे यिंग एक जगह जाकर बैठ जाता है टेबल पर और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वे यिंग अपने टेबल से खड़ा होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत पेन कर रही थी। वे यिंग वहाँ पर कुछ दवाइयाँ ढूंढ रहा था जिससे वो उन्हें ले सके और उसका पेन थोड़ा कम हो जाए। वे यिंग पूरे जिंक्शी में ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो हार कर एक रूम का डोर ओपन करता है और वो अंदर चला जाता है। वे यिंग देखता है कि इसे पूरी वाइट तरीके से बनाया गया हो। यहाँ पर हर जगह वाइट ही चीज़ें लगी हुई थी। वे यिंग वहाँ बेड देखता है तो वो उस पर जाकर लेट जाता है। वे यिंग की बॉडी बहुत पेन कर रही थी, इस वजह से उसे नींद आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कितने टाइम से वहाँ सो रहा था। इसके बाद हमें वांग जी और लैन सेजन को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल से बातें कर रहे थे। किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि वांग जी तुम यहाँ रुको। सिचन, आज से तुम कबीले की सारी जिम्मेदारियों को संभालोगे, ठीक है? और अब तुम जा सकते हो। इसके बाद लैन सिचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने अंकल के सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद लैन किरण अपने जगह से खड़ा होता है और वो वांग जी को देखते हुए बोला, वांग जी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वांग जी बोला, जी अंकल मुझे पता है, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वांग जी लैनचरन के रूम से बाहर आता है और वो अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी वांग जी को उसके ब्रदर लैन सेजन आवाज देते हैं। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और वो लैन सेजन की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर क्या हुआ? लैन सेजन वांग जी के पास आते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। वांग जी वो अभी बहुत छोटा है, प्लीज तुम कुछ गलत मत करना और उसे हर्ट भी मत करना। वांग जी अपने ब्रदर की ओर ही देख रहा था। वांग जी जो हुआ वो बहुत पहले हुआ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ तुम उसे हर्ट मत करना। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखते हुए बोला, ब्रदर हमारी मॉम डैड की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हें भी सज़ा मिली ना, तो अब वो भी इसी सज़ा का जिम्मेदार है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लैन से जैन वांग जी को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे और वो भी इसके बाद अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हमें वी यिंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ सो रहा था अपने कमरे के अंदर। तभी वांग जी डोर ओपन करता है। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर वी यिंग जल्दी से उठ जाता है और वो डोर की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी वीइंग को ही देख रहा था। वीइंग की आंखें वांग जी की आंखों से टकरा जाती हैं। वीइंग वांग जी की आंखों में इतना गुस्सा देखकर बहुत डर जाता है। वांग जी धीरे धीरे वीइंग की ओर आ रहा था और वीइंग डर के मारे पूरा बेड पर पीछे की ओर हो जाता है और वो कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। वीइंग को बहुत डर लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे वीइंग के और भी ज़्यादा क्लोज आता जा रहा था और वीइंग इससे और ज़्यादा घबरा रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए एंड बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय एवरीवन।